Okay, so good evening, everyone. Today we will complete 135 in one shot. So it will be a complete revision. So let's start with the organic portion. So सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव यूनिट 10 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हमें पता था, है ना, एल्कोनोइल क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड। सबसे ज्यादा ऑर्डर इनका हाईएस्ट ऑर्डर ये है। देन हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। तो दे आर वाटर सॉल्युबल, ये हमें पता है क्योंकि इनमें OH ग्रुप था, वो रिप्लेस होके ये डेरिवेटिव्स बने हैं। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड्स। तो आपको पता है PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे, हो जाएगा। देन रिएक्शंस, तो रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं दूसरे प्रिपरेशन पे, रोजेनमन रिडक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन है। ये नेम्ड रिएक्शन है। इसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप किसमें COCl ग्रुप किसमें रिप्लेस होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में रिप्लेस होता है। नेम्ड रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकती है। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड देगा, बेसिकली आपको डेरिवेटिव जो देगा वो एल्कनोइल क्लोराइड है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन पैलिडम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनेगा। फिर आपका आता है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में से वाटर का रिप्लेसमेंट होगा, एनहाइड्राइड्स बनेंगे। इनकी प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस, ये याद रखना है कि जब भी एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस होगा एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हम कंप्लीट होते हैं। एस्टर्स में आओगे, एस्टर्स फ्रूटी स्मेल देते हैं। ठीक है, एस्टर्स में RCOOR ग्रुप होगा। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो आपके एस्टर्स बनते हैं। ये बेसिक सी रिएक्शन है। ठीक है, तो आप ये वाली रिएक्शन याद कर सकते हो। फिर आप देखोगे केमिकल रिएक्शन, तो जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा एसिड अल्कोहल बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन एक ही रिएक्शन है। ठीक है, एसिड अल्कोहल एस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये दोनों बन जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन आपका ट्रांस एस्टरिफिकेशन कभी कभी आ जाता है। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या है, न्यू एस्टर बनता है किस किस के रिएक्शन से, एस्टर और अल्कोहल के रिएक्शन से, है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले सकते हो या कोई भी एस्टर का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑक्टाडेकोनोएट दिया है, यहाँ पर वही उसी के करस्पॉन्डिंग बना है। देन आपका बोविलेंट ब्लैंक रिडक्शन, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है ना। तो जब भी ईथर्स आपके सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा उनका, तो ये आपका बोविलेंट ब्लैंक रिडक्शन होगा। क्या होगा, ये आपका एस्टर ग्रुप है, अल्कोहल में दोनों अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है अमाइड्स। अमाइड्स में अमाइड्स छोड़ सकते हो। फिर बैकमेन रीअरेंजमेंट, बैकमेन रीअरेंजमेंट भी नेम्ड है। इसमें क्या होगा, कोई भी कीटोन होगा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सिम बनेगा। ऑक्सिम होता है C डबल बॉन्ड NOH, ग्रुप को हम ऑक्सिम ग्रुप कहते हैं। ऑक्सिम का अगर आप H2SO4 के साथ हीट करोगे तो आपको अमाइड मिल जाएगा, जैसे CONH2। ठीक है, फिर आता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। सीधे हम हॉफमैन पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, किससे, अमाइड से। ठीक है, सो आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर एक अमाइड दिया हुआ है। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइड है और यहाँ से आपका प्राइमरी अमीन बन रहा है। कैसे पता, क्योंकि N के साथ 2H है। इसका जो आपका वो है मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिडेट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आप क्या लोगे, RCONH2, जनरल फॉर्मूला लिखना। प्रेजेंस में किसकी हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में है, तो बेस यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बेस का काम है एब्स्ट्रैक्शन। आपका बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब हेलोजिनेशन होगा, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके N से X जुड़ जाएगा। फिर आपका N हेलो एमिडेट बनेगा। उसके बाद हेलाइड जो X जुड़ा एक एलिमिनेट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट से आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिवीजन। देन वी विल कम, ये यूनिट आपकी 10 थी। अब हम यूनिट 9 पे आते हैं।
यूनिट 9 इस मैम। गुड इवनिंग सविता। सो अब हम देख रहे हैं यूनिट 9। यूनिट 9 हमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड देखनी है, तो बेसिकली हमें पहले इसको पढ़ना था, बट चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम्ड रिएक्शन जो है वो है हेल वोलार जेलिंस्की, ये आपको देखना है, और एस्टरिफिकेशन देखना है। तो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अपन आते हैं कि रिएक्टिविटी एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है। तो ये माइल्ड एसिडिक होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एसिड नहीं होते, एसिडिक नेचर नहीं होता इनका, माइल्ड एसिडिक होते हैं। ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें इनमें रेजोनेंस पाया जाता है। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल है कि कार्बोक्सिलेट आयन। तो आप देख सकते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन में चार्ज क्या है, लोकलाइज नहीं है किसी भी ऑक्सीजन एटम पे, बट ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन आपका स्टेबल हो जाता है ना, डीलोकलाइजेशन के कारण। तो ये आपका कंपैरिजन में आ सकता है। फिर ये बेस की तरह कैसे एक्ट करते हैं। अब बेस वो होता है जो भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये दोनों एसिड बेस की तरह बिहेव करते हैं। देन कमिंग टू प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में क्या प्रिपेयर करना है, एसिड्स प्रिपेयर करने हैं। तो एल्कीन की हाइड्रोलिसिस होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। KMnO4 K2Cr2O7 सबसे आपका एसिड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, KMnO4 K2Cr2O7 एसिड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, एसिड बनेगा। ठीक है, 3 रिएक्शंस काफी हैं प्रिपरेशन मेथड के लिए। फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपकी जरूर से रिएक्शन दे सकते हैं वो, कि कोई रिएक्शन दी, प्रोडक्ट बनाने बोल दिया, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि MgBr पॉजिटिव होता है, R नेगेटिव होता है ना। इसको ड्रॉ करके तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ये हमें पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा, मैग्नीशियम MgBr पे पॉजिटिव होता है, तो O के साथ MgBr जुड़ जाएगा। और R किसके साथ जुड़ जाएगा, C के साथ। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो MgBrOH निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर रिएक्शंस देखते हैं। तो एस्टरिफिकेशन हमें पता है, एस्टर कैसे बनता है, एसिड अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है, ये फिशर एस्टरिफिकेशन है। अगर आप डाई एजो ग्रुप लेते हो, है ना, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, तो आपका क्या बनेगा, N2 निकल जाएगा, और इसको हम बोलेंगे बाय डाई एजो मीथेन, है ना, ये डाई एजो मीथेन ग्रुप है, CH2 और N2। फिर आप देखोगे कि अमाइड भी एस्टर्स एसिड्स अमाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। फिर आपका ये है हेल-वोलार्ड जेलेंस की थर्ड नंबर की रिएक्शन, कन्वर्जन टू टू हेलो एसिड। तो उस पे आते हैं अपन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन का आपको मैकेनिज्म आ सकता है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले आपने एसिड लिया है, एसिड का प्रोटोनेशन होगा तो ये जो H+ है ये O से जुड़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस पे आके अल्कोहल अटैक करेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट नेक्स्ट रिएजेंट अल्कोहल है। जैसे ही अल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पे लेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा। ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, 2 OH है एक कार्बन से जुड़े हुए और एक CH3 है। अब यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन होगा, जैसे ही वाटर का एलिमिनेशन होगा और डीप्रोटोनेशन होगा, तो ये देखो आप यहाँ से ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड वापस से आएगी। ठीक है, यहाँ से वाटर निकलेगा और यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है और डीप्रोटोनेशन हो रहा है। ये डीप्रोटोनेशन हुआ, यहाँ से H निकला इस स्टेप में, तो ये आपका बन गया क्या, RCOOR एस्टर बन गया। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल और फिनॉल आपके एस्टर्स नहीं बनाते हैं क्योंकि इनमें स्टीरिक हिंडरेंस होती है। तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल फेवरेबल हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए। अब आती है हेल-वोलार्ड जेलिंस की, ये होती है अल्फा हेलोजिनेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो अल्फा पोजीशन है उस पे हेलोजन आके अटैच हो रहा है, तो 2 हेलो एसिड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये होती है फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के प्रेजेंस में। तो कोई भी एसिड होगा वो आपका उतने ही नंबर में रहेगा, बस सेकेंड पोजीशन पे जो भी आपने हेलोजन लिया है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। और ये इसका मैकेनिज्म है, सबसे पहले आपका जो सबस्ट्रेट था, है ना, एसिड एसिड लोगे,
PbR3 के साथ रिएक्शन होगी। PbR3 कैसे बनता है? जब फास्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो PbR3 बनता है। अब आपका यहाँ से HOH निकल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और Br यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर इनोलाइजेशन होगा। इनोलाइजेशन मतलब डबल बॉन्ड भी और OH भी उसी कार्बन पे जुड़े होंगे। तो यहाँ से आपका प्रोटोनेशन हुआ है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, H यहाँ अटैक करेगा, OH हो गया। और आपका फिर यहाँ पे कन्वर्जन होता है, बॉन्ड का शिफ्टिंग होती है, नॉट कन्वर्जन, इनॉल बनता है। फिर आपका ब्रोमीन आके अटैक करेगा तो एक और ब्रोमीन आ जाएगा और एक HBr यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ दो ब्रोमीन एटम्स है तो एक HBr निकल गया और एक ब्रोमीन ने सेकेंड पोजीशन पे आके अटैक कर दिया फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे। फिर यहाँ एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज के बाद आपके 2 ब्रोमो या 2 हेलो एसिड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ना है। फिर एक हुंसडीकर रिएक्शन आती है, तो हुंसडीकर रिएक्शन भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। इसमें हम सिल्वर सॉल्ट्स लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, मतलब सॉल्ट मतलब एक H+ निकाल के सिल्वर आ जाएगा और ब्रोमीन के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो AgBr निकल जाता है और CO2 निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुंसडीकर रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। फिर है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलेट आयन है ना, अब इलेक्ट्रोलिसिस है तो एनोड कैथोड पे ये जाके डिपॉजिट होते हैं। तो आप क्या करते हो, एक्वस सोल्यूशन लेते हो सोडियम या पोटेशियम का, किसका, सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। सॉल्ट लेने पे जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कार्बोक्सिलेट आयन एक H+ निकालता है ना, H+ निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जाके एनोड पे जुड़ेगा, एनोड पे कलेक्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ये रेडिकल बना है, अब ये रेडिकल फिर से डी कार्बोक्सिलेट होगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी, R रेडिकल। तो ये प्रोसेस होती रहेगी, फिर ये R और R रेडिकल मिलके एल्केन बना देंगे। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनता है, ये याद रखना है। फिर इंडस्ट्रियल यूजेस में आपको ये आ सकता है, सोप्स क्या होती हैं, तो आपको पता है सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें एक हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक होता है एक पार्ट। ठीक है, फिर मिसल्स बनाते हैं ये, जब भी ये एक्वस सोल्यूशन में हम सोप को मिक्स करते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, हेड आपका पोलर नेचर का है, टेल आपके नॉन पोलर नेचर की है। पोलर नेचर का हेड है तो ये वाटर के साथ मिक्स होगा या आपका डर्ट के साथ मिक्स होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको यहाँ पे बताना है। और एक डिसएडवांटेज क्या है सोप्स का, कि ये क्या बनाती हैं, स्कम्स बनाती हैं, है ना, झाग नहीं बनाती, ये स्कम बनाती है, जिसकी वजह से ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका एडवांटेज ये है कि ये स्कम नहीं बनाते। ठीक है, हार्ड वाटर के साथ ये अच्छे से फैन बनाते हैं। सो हम डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं, डिटर्जेंट का एग्जांपल आ सकता है, तो सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट का एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका बेसिक डिफरेंस आ सकता है सोप और डिटर्जेंट के बीच में। तो सोप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट इज बायोडिग्रेडेबल। कल डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल, सोप्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। और ये आपकी स्कम बनाती हैं सोप्स, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाते हैं। दे फॉर्म व्हाट, फैन, है ना, फैन बनाते हैं डिटर्जेंट, सोप्स नहीं बनाती। सो अभी बहुत सारी रिसेंट डिस्कवरी के बाद ये पता चला है, आफ्टर इंटेंसिव रिसर्च डिटर्जेंट्स आर इंड्यूस टू बी बायोडिग्रेडेबल। कुछ कुछ होते हैं, जैसे हर चीज में एक्सेप्शन होता है, कुछ कुछ नहीं होते, बट मोस्टली डिटर्जेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो ये हमारी यूनिट हो गई। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड इन द प्रोटीन्स में। तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं और एंड ग्रुप एनालिसिस पूछ सकते हैं। तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, जिस भी चेन में अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप फर्दर फोल्डिंग जब होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो ये आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉन्फर्मेशन मिलता है, मीन्स की हाउ दे आर अरेंज्ड इन आइदर इन द अल्फा हेलिक्स और इन द बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में होते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस अवॉइड करने के लिए, बीटा प्लीटेड शीट में होते हैं तो उनका शीट फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से आपको शीट मिलेंगी,
ठीक है। और आपका अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, तो ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं एंटी पैरेलल पैरेलल दोनों डायरेक्शंस में आपकी मूव करती हैं। अरेंजमेंट होता है इनका। ये आपका बीटा प्लेटेड शीट है, बी बी जो स्ट्रक्चर है इसमें पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बीटा प्लेटेड शीट्स में, अब हाँ यहाँ पे एक बात और आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट रहती है। पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट दोनों होती हैं। जो पैरेलल होती है उसमें सेम डायरेक्शन में दोनों रन करती है। देखो सी डायरेक्शन है, एन से स्टार्ट हुआ सी, एन से स्टार्ट हुआ सी। एंटी पैरेलल में एन से सी, सी से एन। ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस अलग होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कौन से? एंटी पैरेलल, है ना, क्योंकि एंटी पैरेलल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स अच्छे से बन पाती हैं। ओके। फिर हम यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर देखें तो टर्शरी स्ट्रक्चर, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल लीड इनटू थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन। जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन कोवेलेंट फोर्सेस होती हैं, जैसे कि वॉन्डर वॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सारे इंटरेक्शंस इनमें होते हैं। और इनके द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो आपका सुपर हेलिक्स होता शो करता है स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारी, ये देखो ये जो है ना ये फोल्ड, ये अंदर अल्फा हेलिक्स है। और ये जब बहुत सारी अल्फा हेलिक्स मिल गई तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल गया। ये हो गया हमारा क्या? टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे कि प्रोनाउंस फोल्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसमें टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो आप फाइब्रस और टर्शरी ग्लोब्यूलर का एग्जाम्पल दे सकते हो। किसमें? टर्शरी में। अगर सिंगल हीमोग्लोबिन की चेन लेते हो तो वो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है, लेकिन हीमोग्लोबिन में चार चेन्स होती हैं, दो अल्फा दो बीटा। जब इन दोनों को, इन चारों चेन्स को मिलाओगे, एक चेन में 150 अमीनो एसिड्स होते हैं, चारों में कितने हो जाएंगे? 600। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होता है आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, और वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो व्हेन टर्शरी प्रोटीन विल व्हाट, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि टू और मोर पेप्टाइड्स जब बहुत कंबाइन होती हैं तो आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है। तो हीमोग्लोबिन बेस्ट एग्जांपल है इसका। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप इंसुलिन की ए चेन और बी चेन का एग्जांपल दे सकते हो, एक में 30, एक में 25 या 35 कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड को हम कैसे क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि क्या है हमारा, डिड्यूस कैसे करेंगे हम उसको। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ पेप्टाइड चेन कैन बी डिटरमाइंड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस और बाय एंड ग्रुप हाइड्रोलिसिस या एनालिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आप कुछ नहीं करते हो, कोई भी पेप्टाइड, मान लो कोई भी आपने चेन ले ली, प्रोटीन है आपके पास, उसको आपको देखना है किससे मिलके बना हुआ है। आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, पॉलीपेप्टाइड है उससे पेप्टाइड बनेगी, फिर प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बना है? पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड है, और पेप्टाइड से अमीनो एसिड्स है। तो यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड लिया है मान लो, तो आपका क्या हुआ कि हमने ये वाला सीक्वेंस मान लिया कि ये इस तरीके से अरेंज्ड है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्लाइसिन, फेनिलएलनिन, वेलिन, फिर एलिनिन और ग्लाइसिन। तो एलिनिन ग्लाइसिन से जुड़ा है और ग्लाइसिन फेनिल एलिनीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एलिनीन कॉमन है ना, कॉमन है ना, किसके बीच? ग्लाइसिन कॉमन है, मतलब किस किस के बीच में? एलिनीन के बीच में और फेनिल एलिनीन के बीच में। तो यहाँ से आप ब्रेक कर दो किसी भी पॉइंट से, इधर से और इधर से, तो आपको दो चेन्स मिल जाएंगी। तो एक ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। एंड ग्रुप एनालिसिस बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें से आपको कोई मेथड एक आ सकती है, एक आता है एन टर्मिनस आइडेंटिफिकेशन, एक आता है सी टर्मिनस। एन टर्मिनस मतलब अमीनो एसिड वाला टर्मिनस, सी टर्मिनस मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्मिनस। अगर एन टर्मिनस का आइडेंटिफिकेशन करना है, नाम पूछा जाता है मेथड का, तो सेंगर्स मेथड, एडमंड्स मेथड, एडमंड डिग्रेडेशन। सेंगर्स कौन सा इनका, इन्हीं के नाम पे इनका रिएजेंट बना है, जो कि है 1 फ्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। जब इसके साथ आप पेप्टाइड की रिएक्शन कराओगे, कोई भी चेन ले सकते हो, अगर आपको इतने स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करने, आप सिर्फ ये लिख दो, वेलिन वेलिन फेनिलएलनिन का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ग्लाइसिन और एलेनिन। जब इसकी आप रिएक्शन कराओगे, एक बार दिखा देना ये दोनों जुड़ गए, यहाँ से फ्लोरीन हट जाएगा और ये तीनों
जो आपके अमीनो एसिड्स हैं ये सेंगर्स रिएजेंट से अटैच हो गए, इनका हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस से एक अमीनो एसिड इसके साथ रहा, बाकी ये 3 ब्रेक हो गए। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया सेंगर्स रिएजेंट और वेलिन का। किसी का भी आप यहाँ पे ले सकते हो पहले, जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हो। इसका ड्रॉबैक ये था बस, तो इतनी सी मेथड है ना, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रक्चर्स याद नहीं है कोई बात नहीं, नाम लिख दो बस। ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, कि ड्रॉबैक यह है कि कंप्लीट डिग्रेडेशन रिक्वायर होता है जब एक बार आपने टैग कर दिया, एक बार रिएजेंट से टैग कर दिया तो इसका कंप्लीट डिग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, बट ऐसा होता नहीं है इस मेथड में। फिर अ मोर यूजफुल मेथड इज बाय सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ द टैग्ड टर्मिनल अमीनो एसिड। जैसे इसको ये यहाँ पे टैग हो गया, अब इसको रिमूव करना है, कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे आती है एडमिन डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या हुआ था कि इट एनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द अमीनो एसिड इन द सीक्वेंस एट ए टाइम। ठीक है, इसका मतलब है, अभी मैं आगे बताती हूँ। तो टर्मिनल अमीनो एसिड फेनिल आइसोसाइनेट के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, जिससे थायोयूरिया डेरिवेटिव बनता है। तो एडमिन डिग्रेडेशन थोड़ी सी टफ मेथड है, आप इसको छोड़ दो। एडमिन डिग्रेडेशन को इतने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं हो पाएंगे एक दिन में। सी टर्मिनस देख लो, एन टर्मिनस में सेंगर्स मेथड इज इनफ। सी टर्मिनस में एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है ना, बहुत सारे एंजाइम जैसे पेप्टाइडेज, प्रोटीएज, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं और सी टर्मिनस की हाइड्रोलिसिस होती है। फिर होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि सी टर्मिनस को क्लीव करता है, अमीनो एसिड को क्लीव करता है और आपको चेन मिलती जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ट्रिप्सिन, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्या किसका हाइड्रोलिसिस होती है? पेप्टाइड बॉन्ड की, जो कि कार्बोक्सी ग्रुप के बीच में रहती है, लाइसिन आर्जिनिन। फिर कीमोट्रिप्सिन है, जो कि अमाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, किसके बीच में? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बीच में। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे फेनिलएलनिन है, ट्रायोसिन है, ट्रिप्टोफेन है। तो ये हमारा एक और कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक का। अब ये कौन सी यूनिट थी? यूनिट 11 थी ना? 14। 14 थी, 14 थी। हाँ, फिर हम आते हैं 13 पे। तो इस पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रीकर सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ज्विटर आयनिक नेचर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कभी और मैरी फील्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो मैरी फील्ड तो आपको प्रैक्टिस किए बिना नहीं बनेगी, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड पता है, सी है, इससे NH2 जुड़ा है, R ग्रुप जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन और एक COH। R ग्रुप आपका चेंज होता रहेगा, उसके बेस पे इतने सारे अमीनो एसिड हैं। ग्लाइसिन है तो सिर्फ हाइड्रोजन आएगा R की जगह, एलिनीन है तो CH3 आ जाएगा, इस तरीके से आपके हैं। और यहाँ पर आपको एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिलेगा, है ना। फिर आपको एक मिलेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, और बहुत सारे हैं ऐसे। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है वो सिस्टीन। ठीक है, तो एक ये कभी कभी पूछा जाता है। अब आता है ज्विटर आयनिक नेचर। तो अमीनो एसिड में दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, क्योंकि ये लोन पेयर्स डोनेट करेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, H+ डोनेट करेगा, ये H+ हाइड्रोजन ले लेगा अमीन ग्रुप का। तो इसमें दोनों नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर है, सॉल्ट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ज्विटर आयनिक नेचर कहते हैं। फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो वो पीएच जिसपे ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, उस पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, लो पीएच है तो आपका एसिडिक कंडीशंस है, एसिडिक कंडीशंस है, H+ अवेलेबल है, H+ अवेलेबल है तो अमीन ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा। हाई पीएच है, H+ नहीं है, OH ज्यादा है, OH ज्यादा है मतलब बेस है, बेस है तो H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो एट पीएच एट विच इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन मतलब एम्फोटेरिक है, कोई चार्ज नहीं होता उसमें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नो नेट चार्ज, दैट पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस छोड़ दो, अमीनो एसिड्स है ना, तो L अमीनो एसिड्स आपके एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली। फिर सिंथेसिस है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आप लोग को सबको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें थैलेमाइड की रिएक्शन होती है, पोटेशियम थैलेमाइड की, है ना। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ये सबस्ट्रेट याद रखना पड़ेगा, डाई इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन डायोएट।
ठीक है, एस्टर है, उसके साथ रिएक्शन हो रही है, केबीआर निकल जाएगा, फिर आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट की जब सोडियम इथनोएट के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से एच भी निकल जाएगा, आर आ जाएगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको अमीनो एसिड मिलेगा। वो सब उतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना, एक सिंपल सी प्रोसेस ये भी बताई है। इसमें भी आपने क्या लिया है, डाइथाइल 2 एन इथेनोइल अमीनो प्रोपेन डायोएट। इसका सिंपल है, आरएक्स के साथ रिएक्शन और सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, फाइनल प्रोडक्ट लिख देना 2 अमीनो एसिड। फिर आती है स्ट्रीकर सिंथेसिस। स्ट्रीकर सिंथेसिस में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। सबसे पहले आप एक एल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी, अमोनिया के साथ होगी, इमीन बनेगा, इमीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड एन, HCN के साथ होगी साइन, फिर से वैसे ही ब्रेक होगा, H+Cn-, ठीक है, Cn- कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि अमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नेगेटिव आएगा तो H यहाँ पे अटैक करेगा, देन हाइड्रोलिसिस होगी, अमीनो एसिड बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है, तो पेप्टाइड्स क्या है, पॉलीमर्स हैं किसके, टू अमीनो इन विच 2 अमीनो एसिड्स आर जॉइन। ठीक है, 2 अमीनो एसिड बोलो चाहे ना बोलो, अमीनो एसिड भी सिंपल बोल सकते हो, टू इसलिए बोल रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे अमीनो जुड़ा हुआ है। फिर बाय द अमाइड लिंकेजेस, अमाइड लिंकेज क्या होती है, NHCO। ठीक है, NHCO अमाइड लिंकेज है या पेप्टाइड बॉन्ड है, तो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड डिफाइन करने आ सकता है। जनरल स्ट्रक्चर लिखना 2 अमीनो एसिड का, उसके बीच में से वाटर का लॉस करा देना, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। सिंथेसिस है, अगेन आपको सिंथेसिस एक बार एन टर्मिनल है, एक बार सी टर्मिनल है, दोनों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड में डिफिकल्ट क्यों है ये, डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहते हैं डाइपेप्टाइड बनाना और हमारे पास 2 अमीनो एसिड है ए और बी, कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि ये हमारे पास इतनी सारी पेप्टाइड्स मिल जाए, हमें बहुत सारे मिक्सचर मिलेंगे पेप्टाइड्स के। ठीक है, इस वजह से हम जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं फिर डी प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे हमें अगर डाइपेप्टाइड चाहिए तो हम 2 टर्मिनल को प्रोटेक्ट कर देंगे, ट्राइपेप्टाइड चाहिए, पहले एक पेप्टाइड बन गई, फिर एक बार और डी प्रोटेक्ट करके दूसरी पेप्टाइड बनाएंगे, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आता है एन टर्मिनल का प्रोटेक्शन, तो एक होता है बॉक ग्रुप, एक होता है DOC ग्रुप, सॉरी CBZ ग्रुप। तो बॉक ग्रुप होता है जो आपका, वो होता है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, CBZ ग्रुप होता है एक बेंजिलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आपकी किस किस वे में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये आपका बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, बॉक क्या था देख लो, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल था, तो यहाँ पे इसने एन टर्मिनस से जुड़ के इसको प्रोटेक्ट कर लिया, ऐसे ये CBZ ग्रुप ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब हमें डी प्रोटेक्ट करना है, डी प्रोटेक्ट कैसे करोगे, हाइड्रोजनोलिसिस से, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजिनेशन से। ठीक है, ये बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड था, इसकी आपने हाइड्रोजनोलिसिस की, NHCO, NH निकल गया, टोलुइन बचा, टोलुइन बचा, फिर 2 पेप्टाइड्स मिल गई, फिर आप एसिड के साथ रिएक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मीटिंग ना 5 मिनट 8 मिनट में एंड हो जाएगी, तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन सी टर्मिनस का, तो सी टर्मिनस के लिए सबसे पहले तो डी प्रोटेक्शन सिंपल से है, हाइड्रोलिसिस से इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है, और यहाँ पर आपका बेंजिल एस्टर्स जो रहते हैं वो भी डी प्रोटेक्ट हो जाते हैं हाइड्रोजनोलिसिस से या फिर HBr से रिएक्ट करने में। कार्बोक्सिलिक एसिड सी टर्मिनस को प्रोटेक्ट आप कैसे कर सकते हो, एस्टर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो एस्टर्स में प्रोटेक्ट कन्वर्ट करना है मतलब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देना, इतना इसके लिए ठीक है। फिर आते हैं मेरीफिल्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, तो ये काफी रिसेंट टेक्निक थी जो कि काफी यूजफुल थी। इन्होंने पॉलीस्टाइरीन यूज किया था, ठीक है, और
प्रोटेक्ट किया था, तो पॉलीस्टाइरीन ये है आपका। ठीक है, फंक्शनल, इसको फंक्शनलाइज किया, फंक्शनलाइज करने के बाद पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन का पॉलीमर है। ठीक है, तो क्लोरोमिथाइल ग्रुप्स रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि 5% he used polystyrene in which 5% फेनिल ग्रुप्स में CH2Cl ग्रुप था पैरा पोजीशन पे। तो ये देखो CH2Cl ग्रुप है पैरा पोजीशन पे। तो अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट किया किसने? पॉलीस्टाइरीन ने। तो ये आपका पॉलीस्टाइरीन से जुड़ गया जाके, फिर डी प्रोटेक्शन होगा अमीनो टर्मिनस का किसके साथ? TF3, TF3 कह रही हूँ, CF3COOH ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। इससे जब डी प्रोटेक्शन होगा तो CO, यहाँ से आपका कौन सा ग्रुप निकलेगा? ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, जो कि बॉक प्रोटेक्टेड ग्रुप था, BOC निकल जाएगा। फिर आपका सेकेंड सेकेंड ग्रुप को, सेकेंड अमीनो एसिड को प्रोटेक्शन होगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। फिर क्या होगा? फिर से बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड निकलेगा। ठीक है, यहाँ भी डी प्रोटेक्शन हुआ। डी प्रोटेक्शन के बाद जो आपकी चेन्स मिलती जाएंगी उनका फाइनली HF के साथ रिएक्शन होगा। तो जितनी आपने पेप्टाइड की, जैसे एक पेप्टाइड एक अमीनो एसिड का प्रोटेक्शन किया, दूसरी बार दूसरी का किया, तो आपको ऐसी बात है डाइपेप्टाइड मिलेगी। ठीक है, फिर लैब डिटेक्शन है, तो लैब डिटेक्शन में निनहाइड्रिन टेस्ट है, और एक और है आपका कॉम्प्लेक्सेशन विद कॉपर आयन। तो इसमें ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जब अमीनो एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। फिर रूहेमन पर्पल है, निनहाइड्रिन टेस्ट है ना। तो इतने नाम काफी हैं। फिर ये हो गया है, ये हो गया है। तो देखो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स तो आप लोग को बन जाएंगे, ये अभी अभी हमने रिसेंट क्लास में ही रिवीजन किया था। सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, फिर आपका फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। इन सब में आपको ये याद रखना है कि क्या किस पे लिंकेज है, इसमें बस इतना ही है। और मोनोसेकेराइड में तो आपको फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन आ सकता है ड्रॉ करने। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ चेन्स जरूर आती है। और ये ओसा जोन वाली रिएक्शन थोड़ी सी पढ़ के जाना। ओसा जोन में कुछ नहीं होता है, जो भी एल्डिहाइडिक शुगर है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करती है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे NH और फेनिल ग्रुप है तो C6H5 जुड़ जाता है, ओसा जोन बनाता है। इसके बहुत प्यारे क्रिस्टल्स बनते हैं। फ्रक्टोज के अलग बनते हैं, ग्लूकोज के अलग कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि फेनिल ओसाजोन सेम बनाते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है और फर्स्ट कार्बन से लेना देना होता है उसका, फर्स्ट और सेकंड कार्बन से ओसाजोन का। तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस वजह से वो सेम ओसाजोन बनाते हैं। ठीक है, फिर अभी हम सीधे आते हैं असेंडिंग। म्यूटर रोटेशन क्या होता है? म्यूटर रोटेशन इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब यहाँ पे जैसे आपने एक पायरेनोज लिया है, अल्फा और बीटा, है ना, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं बट इनके ऑप्टिकल रोटेशंस अलग हैं। इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है ग्लूकोपायरेनोज का वो +112 है, बीटा का है 18.7। तो जब आप इसको डिसॉल्व करते हो पानी में तो इनके ऑप्टिकल रोटेशन टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं जब तक इक्विलिब्रियम वैल्यू ये ना पहुंच जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज रैपिडली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है किसके साथ? ओपन चेन एल्डिहाइड, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा म्यूटर रोटेशन है। फिर है हमारा किलियानी फिशर सिंथेसिस, जो कि चेन असेंडिंग प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप यहाँ पे डी एरिबिनोज का एग्जांपल लेते हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन है। HCN के साथ रिएक्शन होगी, HCN के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका CN ग्रुप है ना, तो एक कार्बन ऑलरेडी बढ़ जाएगा इस पे। ठीक है, ऑक्सीजन ये वाले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, HCN बढ़ गया। अब इनने दो इसलिए दिखाए हैं, एक बार OH लाइट राइट पे है अल्फा और एक पे बीटा, है ना। फिर इसके साथ आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो गई, साइनोहाइड्रन्स बन गए। फिर साइनोहाइड्रन्स आपके एल्डोनिक एसिड्स बनाते हैं, तो जो CN था वो COH में कन्वर्ट हो गए। COH में कन्वर्ट होने के बाद एल्डोज बनाएंगे, एल्डोज बनाएंगे तो ये जो फर्स्ट कार्बन था थर्ड लास्ट कार्बन से ऑक्सीजन लिंकेज करेगा। उसके बाद आपका रिडक्शन होगा, रिडक्शन से CHO बन जाएगा, है ना। तो CN से COH, COH से एल्डोज, एल्डोज से CHO। ये आपकी किलियानी फिशर सिंथेसिस है। फिर आती है
रफ डिग्रेडेशन 4 स्टेप का है। इसमें आपने एल्डोहेक्सोज लिया है, मतलब ग्लूकोज लिया है, और वहां एरिबनोज लिया है। एरिबनोज का स्ट्रक्चर याद है ना, याद हो गया? क्या है? फर्स्ट ही कार्बन पे CHO है, सेकंड पे OH, किस पे है? लेफ्ट पे है, बाकी सारी चीजें राइट पे है। अब यहाँ एल्डोहेक्सोज लेना है, ग्लूकोज ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी, ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जल्दी से इसको ऑक्सीडाइज करके COH बना देगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे COO ट्वाइस बनेगा। फिर फेरिक आयंस के साथ होगी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ होगी, एल्डो पेंटोस बन जाएगा। 6 से स्टार्ट किया था, 5 बन गई, तो ये चेन डिसेंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा, और इतना ऑर्गेनिक कवर हो जाता है यहाँ तक पूरा। तो इतने में कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, क्योंकि जो बाकी फिजिकल का पोर्शन है वो रिवाइज कराने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो सारे डेरिवेशंस होते हैं ना, तो कोलरॉश लॉ वगैरह पढ़ के जाना, वो सब आ सकता है एग्जाम्पल में। और इतना अभी इतना समझ आया? यस मैम। मैम इसमें एक वो भी रिएक्शन है नाइट्रोसोनियम आयन की। हाँ हाँ हाँ, नाइट्रोसोनियम आयन की रिएक्शन, रुक जाओ। लास्ट ईयर आई थी मैम, वो और बता देना एक बारी। हाँ, लास्ट ईयर आई थी तो इस बार नहीं आएगी। क्या? लास्ट रिएक्शन आई थी तो इस बार नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आ तो सकती है। नाइट्रोसेशन रिएक्शन, उसमें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिल अमीन कन्वर्ट होता है। वो मुझे PDF मिल जाए। 1 मिनट बचा है, मीटिंग फिर से एंड हो जाएगी, तुम लोग को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, और मुझे लिंक भी फिर से डालनी पड़ेगी। वैसे वो पता है यूट्यूब पे डली हुई है, अगर उससे देखना चाहो तो उससे देख लेना, अगर मीटिंग एंड हो जाती है और मैं नहीं बता पाती हूँ तो। दूसरी बार ज्वाइन करना है। 1 मिनट रुको। हाँ, मिल गई, रुक जाओ। देखो, तो नाइट्रोसेशन रिएक्शन में आपकी क्या नाइट्रस एसिड बनता है, HNO2, है ना। 1 मिनट बचा है। HNO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? कुछ नहीं है, HNO2 से नाइट्रस एसिड बना, मतलब नाइट्रस एसिड HNO2, उसे